वेलकम स्टूडेंट, आज आप लोगों का स्वागत है। कल का वीडियो नहीं देखे तो आज ज़रूर वीडियो देखिए और साथ में पीछे का वीडियो देखिएगा तो एक समझ बनेगी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद हमने देखा था गुप्त साम्राज्य, गुप्त प्रशासन के बारे में। उसके बाद क्या होता है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर, तो ये पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वर्धन वंश का। सर ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर आप रेलवे के एग्ज़ाम से लेके बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। सर कैसे आपको मालूम है? इसलिए मालूम है क्योंकि आप जानते हैं कि मिस्त्री जो होता है उनको पता होता है कि भाई घर बनाने के लिए कितना ईंटा चाहिए, कितना बालू चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए। सर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जी। तो आप इसको मैं एक समझ बना दे रहा हूँ और बनाने के बाद आप एनसीईआरटी का जब बुक पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही विशेष ब्रॉड लेवल पर आप एक अच्छे आदमी के साथ साथ आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई ये पुष्यभूति वंश जो है और ये वर्धन वंश को जो नाम से जाना जाता है, ये आखिर कैसे उदय हुआ। तो गुप्त वंश जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था तो उसी समय, ठीक है, गुप्त साम्राज्य जैसे ही पतन होता है, जैसे आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो जो दिया जला है, एक तरफ से कहें तो जो दिया जलता है वह उसका एक दिन बुझना ना बुझना इम्पोर्टेंट होता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो दिया जो था, हमने देखा था कि शुरुआत में यूपी बिहार का जो क्षेत्र था यहीं पर दिया जलता है। दिया जलने का मतलब सर, दिया जलने का मतलब ये है कि यहीं पर गुप्त वंश की स्थापना होती है शुरुआत में, और देखते ही देखते पूरे बड़े साम्राज्य में फैल जाता है। उसमें कई महत्वपूर्ण शासक आते हैं। उसी समय ये पूरे भारत में बात करें तो भारत के पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर एक वंश उभर के सामने आता है जिसे वर्धन वंश या तो कहें पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसा लिए जाते हैं उनको देखना सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बढ़िया से बैठ जाइए, आराम से देखिए आपको बताया क्या गया है, ठीक है? अब पूरा सुनिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है? आप जाइए मत कहीं पर। आ गए हैं तो वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जानेंगे कि भाई यहाँ पर परिचय के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर लिखे हैं कि गुप्त के पतन के बाद, जब गुप्त वंश का पतन होता है तो वहाँ हुणों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? हुणों का। हुणों जो थे इनका आक्रमण होता है और इसी बीच कई छोटे छोटे राज्य उदय होता है। जब यहाँ पर भारत पर यहाँ पर जब गुप्त वंश चल रहा था तो यहाँ पर हुणों का आक्रमण होता है और कई छोटे छोटे राजवंश उदय होते हैं। जैसे हरियाणा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो थानेश्वर जगह है यहाँ पर वर्धन वंश देखने को मिलता है। जो यूपी का जो क्षेत्र था, जो कन्नौज का क्षेत्र पड़ता था, यहाँ पर मोखरी वंश जिसका राजा जो था जिसका नाम था ग्रह वर्मा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ जो मालवा का क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कौन था? देवगुप्त। जबकि बंगाल का क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर गोंड वंश चल रहा था और यहाँ का शासक था जिसका नाम था शशांक, ठीक है? क्या नाम था भाई? शशांक। और यहाँ पर जो असम का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ का जो वंश चल रहा था जिसका नाम था कामरू। तो ऐसे वंश देखने को यहाँ पर भारत में मिल रहे थे ओवरऑल, ठीक है? पूरे भारत में यहाँ पर देखने पर ऐसे वंश मिल रहे थे। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हम तो वीडियो एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझिए। इधर उदय होता है और उसी समय भारत के पश्चिम भाग में वर्धन वंश का उदय होता है। कौन से समय? तो 6वीं शताब्दी में यह जो उदय होता है वर्धन वंश का, किधर? भारत के पश्चिम क्षेत्र में। तो सर भारत का पश्चिम किधर बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि यह भारत का उत्तर है। भारत का मैप लीजिए, बिहार का मैप लीजिए या विश्व का मैप लीजिए, यह उत्तर ही रहेगा, ठीक है? और ये जो है आपका पूरब है और ये आपका दक्षिण और ये आपका है
पश्चिम। तो पश्चिम के क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे तो ये हरियाणा के क्षेत्र में ही जो थानेश्वर जगह है वहीं पर वर्धन वंश का उदय होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है? अब सर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो स्रोत की बात करेंगे कि जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर इतिहास की जानकारी ना मिले तो एक कहानी महज रह जाती है, लेकिन इतिहास की जो जानकारी मिल जाती है, साक्ष्य मिल जाता है, तो वह इतिहास बन जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो जैसे बाण भट्ट की बात करेंगे, ये बाण भट्ट जो थे ये हर्षचरित्र जो पुस्तक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये जो हैं यह बाण भट्ट की लिखी हुई पुस्तक है और इससे जो जानकारी मिलती है पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है, या तो कहें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। जबकि ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ह्वेनसांग यह चीनी यात्री था जिसकी पुस्तक का नाम है सी यू की जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? तो ह्वेनसांग। और सी यू की पुस्तक में यह जानकारी कहाँ की मिलती है? तो पुष्यभूति वंश में, यानी वर्धन वंश के बारे में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। और सी यू की पुस्तक जो है इसमें गुप्त काल की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि हमने गुप्त काल में पढ़ा था कि ह्वेनसांग भी जो था वह चीनी यात्री था जो अपने पुस्तक लिखा है जिसका नाम था सी यू की। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जबकि जो पुलकेशिन द्वितीय था यह ऐहोल अभिलेख जो इनका प्रमाण मिलता है, जिसमें पुलकेशी द्वितीय और यह हर्षवर्धन जो था, ठीक है, इनके बीच जो युद्ध की प्रमाण जो मिलता है, जो प्रमाण मिलता है ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और ये जो ऐहोल अभिलेख है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक के क्षेत्र में है। और यहाँ पर यह प्रमाण मिलता है कि जो हर्षवर्धन था, यानी वर्धन वंश में जो शासक था हर्षवर्धन, उसके युद्ध के बारे में प्रमाण मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रही है? हमने क्या क्या देखा कि भाई बाण भट्ट की जो पुस्तक थी हर्षचरित और कादम्बरी यह पुस्तक थी, जबकि ह्वेनसांग की पुस्तक थी सी यू की, जबकि पुलकेशी द्वितीय जो था यह ऐहोल अभिलेख से इनकी प्रमाण मिलती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आप जाइए मत, पहले पूरा बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये कलहण जो है, ये कलहण ये व्यक्ति हैं और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राजतरंगिणी पुस्तक से भी ये वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक बात और याद रखेंगे, ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है यह जम्मू कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में भी जानकारी देती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के सीडीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, अगर नहीं मिलते हैं तो बताइएगा, एकदम मिलेंगे। और मैंने जितना भी ये सारी चीज़ें लिखी है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? तो हमने देखा कि जो कलहण है, कलहण जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी। यह जानकारी जम्मू कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है, तथा यहाँ पर बात करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में भी जानकारी देती है। तो इन बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो प्रमुख शासक आते हैं उनकी बात करेंगे। जो हम बात करेंगे कि पुष्यभूति वंश की जो स्थापना करते हैं, जो हम कहें तो संस्थापक, जिसे इंग्लिश में फाउंडर बोला जाता है। तो जो फाउंडर जो थे वह थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। और उनकी राजधानी जो थी जो थानेश्वर, जो हरियाणा का क्षेत्र में पड़ता है। जो हरियाणा, वही हरियाणा जो आज दिल्ली, भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है, जो हरियाणा के क्षेत्र में ही पड़ता है। याद रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो पानीपत आप जगह सुनते हैं, जो तराइन का युद्ध आप जगह सुनते हैं, वह हरियाणा में ही है। याद रखिएगा। यहाँ पर जो प्रमुख शासक आते हैं, जो पुष्यभूति वंश में जो प्रमुख शासक आते हैं, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। सर इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यही प्रभाकर वर्धन जो था, जो इनके 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। पहला पुत्र का नाम था राजवर्धन और दूसरा पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और 1 थी पुत्री जिनका नाम था राजश्री। ये सर क्या बता रहे हैं मीठे मीठे?
मीठे मीठे इसलिए बता रहे हैं ना, आप सुनिएगा तो समझ में आएगा ना इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हमने बताया ना, तो जानकारी कहाँ से मिलती है तो हमने बताया। अब जो थे प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। जब बात करेंगे कि राजश्री का विवाह जो था कनौज के जो राजा मोखरी वंश के जो राजा था जिनका नाम था ग्रह वर्मा, उनसे के साथ क्या होता है, विवाह कर दिया जाता है। थोड़ी सी मैप पर इधर देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने देखा कि यहीं पर जो था, यहाँ पर जो वर्धन वंश का उदय होता है हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में। यहाँ पर जो प्रमुख शासक थे जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। यहाँ तक कोई दिक्कत है। प्रभाकर वर्धन जो थे इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। पुत्री का नाम था राजश्री और राजश्री का विवाह जो है इनके पिता प्रभाकर वर्धन कर देते हैं, जो कनौज का जो राजा था जिसका नाम था ग्रह वर्मा, उनसे विवाह कर दी जाती है। जब विवाह कर दी जाती है तो वह बहुत ही खुश रहते हैं और अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन पता चलता है कि जो ग्रह वर्मा था उनकी दुश्मनी ये देवगुप्त से चल रही थी। किससे चल रही थी भाई, देवगुप्त। देवगुप्त जो था यह मालवा का शासक था, क्योंकि हमने यह देखा था कि जब गुप्त वंश का पतन हो रहे थे तो यहाँ पर छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा हरियाणा के क्षेत्र में ये वर्धन वंश उदय होता है, यूपी के क्षेत्र में जो कनौज का क्षेत्र बोले तो यहाँ पर मोखरी वंश उदय होता है, जबकि मालवा का बोले तो यह मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मालवा के क्षेत्र में देवगुप्त जो शासक बनता है, जबकि बंगाल का जो क्षेत्र था यहाँ पर गोंडवाना वंश की बात करेंगे और यहाँ का राजा कौन था, शशांक। और ये जो थे यहाँ पर असम का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर कामरूप वंश जो था जो असम के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना। अगर आप लिखते जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं छोड़ दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से विवाह हो जाता है किनसे भैया, राजश्री का विवाह हो गया है ग्रह वर्मा से विवाह हो जाता है और ग्रह वर्मा और देवगुप्त के बीच युद्ध होता है और जिसमें क्या होता है कि यह देवगुप्त जो था वह ग्रह वर्मा को हरा देता है, यानी हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है और इसकी बहन जो थी, जो यहाँ बहन थी, इनकी शादी हुई थी, इनकी बहन को भी यह बंदी बना लेता है। अब बेचारा ये टेंशन में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, टेंशन में। अब टेंशन क्या होता है इन पर कि अब जो है अपनी बहन को कैसे छुड़ाएं, तो इसके लिए आते हैं कौन, इनके लिए आते हैं ये राजवर्धन क्या होता है कि राजवर्धन और ये देवगुप्त, इनसे दोनों में युद्ध होता है और जो राजवर्धन थे वह देवगुप्त की हत्या कर देते हैं, यानी मार डालते हैं और मार कर अपनी बहन को छुड़ाते हैं। तभी उसी समय इसका जो मित्र था, देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था शशांक, और इस बात को याद रखेंगे, देवगुप्त का जो मित्र था जिसका नाम था शशांक, इसने क्या किया कि धोखे से आकर जो हरियाणा के क्षेत्र में जिसका नाम था राज्यवर्धन, इनकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस तरीके से बेचारे यहाँ पर इनका छोटा भाई जो है जिसका नाम रहता है हर्षवर्धन, क्या बढ़ता है, हर्षवर्धन, कौन बच जाता है, हर्षवर्धन। बेचारा हर्षवर्धन जो था यह 16 बरस का था। कितने बरस का था, और 16 बरस में ही अपने भाई की हत्या का बदला लेना था तथा अपनी बहन को भी छुड़ाना था, क्योंकि यह पकड़कर अपने पास ले गया था कौन, शशांक। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब क्या होता है, हमने यहाँ तक देख लिया था, यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पर मैंने जो बताया वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि मालवा का शासक जो देवगुप्त था यहाँ पर, इसने ग्रह वर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी। यही देवगुप्त था जो हत्या कर देती है और राजश्री जो उसको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है, और राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। और धोखे से जो शशांक है, यही धोखे से जो शशांक है वह
राजवर्धन की हत्या कर देता है। अब बेचारा आ जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करता है कि 606 AD में वह राजा बनता है। क्या बनता है? राजा। अपने शासक यहाँ का जो राजा बनता है और उसे बड़ा ही तकलीफ होता है कि अब मुझे अपने भाई का भी बदला लेना है, अपनी बहन को भी छुड़ाना है, मैं कैसे करूं? तो बताइए, 16 बरस का व्यक्ति अब बदला लेने के लिए क्या करता है, तो उनको थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। उसे जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शिलादित्य जो हैं ये ह्वेनसांग जो हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर देखिएगा ह्वेनसांग ने इन्हें शिलादित्य कहकर संबोधित किया है अपने पुस्तक में, इस बात को याद रखिएगा। अब क्या करता है कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। अब वही शशांक जो हर्षवर्धन यहाँ पर देख रहे हैं, हर्षवर्धन ने क्या किया कि जो शशांक था उनको पराजित किया। क्यों? बताया जाता है कि इनकी बहन जो थी अब ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी कि अपनी प्राण त्यागने जा रही थी, और उसी समय यह हर्षवर्धन पहुंचता है और अपनी शशांक को मारकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। अब क्या करता है? बहन की जान बचा लेता है। अब क्या करता है? इसे बचा लेता है और कनौज को जीतकर, और यह जो कनौज के क्षेत्र में जो अधिकार हो गया था शशांक का, उसे भी जीतता है, और जीतने के बाद अपनी बहन को कैद से छुड़ा लेता है। यही बात हुई, जो कैद से क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है। छुड़ाने के बाद अब क्या करता है कि अब यह जो था, ये हर्षवर्धन जो था अपनी राजधानी यहाँ से छोड़कर यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कनौज को अपनी राजधानी बना लेता है। कौन? हर्षवर्धन। याद रखेंगे, क्या करता है कि कनौज को राजधानी बनाता है, और ह्वेनसांग, याद रखेंगे, कनौज को राजधानी बनाता है, और उसी समय ह्वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के समय ही वह भारत आता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। और एक हमने बताया था, ह्वेनसांग की बात करेंगे, हमने देखा था गुप्त वंश में, ठीक है, एक पढ़े थे फाहियान, ठीक है। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में वह आया था, जबकि ह्वेनसांग की बात करेंगे तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और दोनों जो थे वह चीनी यात्री थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। या इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करता है? अब जो हर्षवर्धन था उसने किताब लिखी है जिसका नाम था प्रियदर्शिका नागनंदन रत्नावली। यह नाटक है, यह किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा आप वीडियो को देखिए, आप हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा देखिएगा। याद रखिएगा, प्रियदर्शिका नागनंदन रत्नावली कई बार पूछा गया है। रत्नावली जो पुस्तक है, यह नाटक है, यह किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। और बताया जाता है कि हर्षवर्धन जो था भारत का अंतिम हिंदू शासक था। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जबकि हर्षवर्धन ने कनौज के क्षेत्र में, कनौज के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, जो विभिन्न धर्मों का मतलब होता है, कोई बौद्ध को मानने वाला था, कोई जैन धर्म को मानने वाला था, कोई शैव धर्म को मानने वाला था। जैसे बात करेंगे, जो शशांक था वह कौन धर्म को मानता था? तो ये शैव धर्म को मानता था। और एक बात और याद रखेंगे शशांक से संबंधित, कि जो बोधि वृक्ष था, जो बौद्ध वृक्ष, आप जानते हैं बोधि वृक्ष, जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी बोध गया में, वही बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे वह तपस्या कर रहे थे, पीपल के वृक्ष के नीचे, वही बोधि वृक्ष को कटवाया था किसने? तो यही था शशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? अब टेंशन मत लीजिए, आप बढ़िया से लिखिए। नींद आ रहा है, हम जानते हैं आपको देखने में नींद आ रहा है, सो रहे हैं। पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सोइए मत, आराम से आप क्या कीजिए, देखिए पहले पूरे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न धर्मों को यहाँ पर विशाल सभा का आयोजन करवाता है, और प्रत्येक 5 वर्षों में
प्रत्येक 5 वर्ष पर ये प्रयाग संगम, जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र पड़ता है यूपी में, इलाहाबाद प्रयाग संगम पर एक समारोह करवाता है और समारोह में सभी धर्मों को बताता है और यहाँ पर महामोक्ष परिषद की जो है ये आयोजना करवाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ी से सर ये छोड़ दिए हैं, नहीं ये छोड़े नहीं हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, छोड़े नहीं हैं, आप इसको भी देख लीजिए। अब हर्षवर्धन क्या करता है कि जब यहाँ पर शासक बन जाता है, अपने क्षेत्र को फैला लेता है, तो अपने साम्राज्य विस्तारित करने के लिए यह इधर आक्रमण करता है। जब इधर आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक जो चालुक्य बोले, यहाँ का शासक था पुलकेशी द्वितीय और ये हर्षवर्धन था। यहाँ नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध चलता है और जिसके बारे में यह बताया जाता है कि पुलकेशी द्वितीय और इनकी माता जो थी दाई माँ, इन्हें मार कर वापस कर देती है। हर्षवर्धन को यहाँ से इधर विस्तार नहीं कर पाता है और हर्षवर्धन यहाँ से वापस लौट जाता है और इसी का वर्णन जो है ये ऐहोल अभिलेख से देखने को मिलता है और ऐहोल अभिलेख जो है यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। और पुलकेशी द्वितीय के समय यह ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ी से इसके बारे में हमने देखा, अब हम इनके आगे दक्षिण भारत के इतिहास के ओर चलेंगे। सर बताए थे आप, सर पहले ही भी गुप्त काल में ही कहे थे कि दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। थोड़ी सी यह हमें अच्छा लगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आप वीडियो का वेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मज़ा क्या, मज़ा का मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चलते मेरा वीडियो जो है बढ़ रहा है, आप देखते हैं, वेट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।